हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसका एग्जामिनेशन कल है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 5-5 अंक के प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं इसे, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर या तो क्लाइंट या सर्वर होता है, जिसमें सर्वर क्लाइंट द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश संसाधनों और सेवाओं को होस्ट करता है, वितरित करता है और प्रबंधित करता है। इस प्रकार के आर्किटेक्चर में नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर केंद्रित सर्वर से जुड़े या एक या अधिक क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी अनुरोध और सेवाएं नेटवर्क पर वितरित की जाती हैं, जहां पर कंप्यूटरों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के वातावरण के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को तैयार किया गया था। उदाहरणार्थ, बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क तकनीक के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। इन में किसी एक कंप्यूटर को वर्क स्टेशन बना दिया जाता है। सर्वर पर इन सभी कंप्यूटरों की फाइलें सेव होती हैं। इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में एक या एक से अधिक कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं तथा सर्वर एक ही होता है। इस मॉडल में क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट नेटवर्क के द्वारा सर्वर पर भेजता है तथा सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। इस तरह का नेटवर्क संसाधनों का साझा उपयोग करने में मदद करती है। इस तरह के मॉडल में हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रिंटर के सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर किसी भी वर्क स्टेशन से किसी भी फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए, यह सर्वर है, इसमें डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, और यह क्लाइंट है। क्लाइंट यानी कि जो प्रयोग कर रहा है, जो रिक्वेस्ट करता है, वो हम भी आप भी हो सकते हैं। तो एक नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट, तो सर्वर जो है रिस्पॉन्स के रूप में इसके यह जो मांग रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है जिस विषय पर, उसके संबंध में सारी जानकारियां यह रिस्पॉन्स के रूप में इसे मतलब क्लाइंट को देगा। तो इसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। अगला देखते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में अंतर लिखिए। तो यदि इस प्रकार है स्टैटिक वेब पेज को लिखने को, तब इसमें से लिख सकते हैं केवल स्टैटिक का ही। यदि अंतर लिखने को आए तो स्टैटिक वेब पेज, देखिए पहला स्टैटिक वेब पेज में, स्टैटिक वेब पेज को समतल और स्थिर वेब पेज भी कहा जाता है। यह वेब सर्वर में स्टोर रहता है और क्लाइंट के ब्राउज़र में लोड होता है। यह वेब पेज ऐसे होते हैं जिसमें यूजर केवल पढ़ सकता है, यानी कि इसमें यूजर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। सर्वर में होता है कि यूजर केवल पढ़ सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। डायनामिक वेब पेज ऐसे वेब पेज को कहा जाता है जिसमें रन टाइम मॉडिफिकेशन, यानी कि हर समय परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात ऐसे वेब पेज जिसे यूजर मॉडिफाई कर सके, डायनामिक वेब पेज कहलाते हैं। ये पेज अलग अलग समय अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। स्टैटिक वेब पेज, यह वेब पेज केवल स्टैटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। डायनामिक वेब पेज, यह वेब पेज अलग अलग समय अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाता है। तीसरा है, ऐसे वेब पेज केवल HTML लैंग्वेज के द्वारा बनाए जा सकते हैं। किसी वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे होती है, जो कि स्क्रिप्ट के फॉर्म में प्रोग्राम लिखने की सुविधा प्रदान करती है। यह सभी स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होते हैं, अर्थात लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। स्टैटिक वेब पेज तभी बनाया जाता है जब हमें उसके बाद में कोई चेंज नहीं करना होता है। डायनामिक वेब पेज हम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी समय। देखिए, कुछ छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उसे
परिभाषित करने को कहेगा या फिर परिभाषा लिखने को कहेगा, तो देखिए www को देखिए। www एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां हाइपरटेक्स्ट फाइल और वेब पेज आपस में लिंक्ड हैं, जहां बिलियंस और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलग अलग सर्वर्स और कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, जिनको वेब ब्राउज़र के जरिए एक्सेस किया जाता है। और www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसे W3 भी कहा जाता है। अब TCP/IP देखिए, TCP/IP में मतलब TCP एक प्रश्न में पूछ सकता है, एक प्रश्न में IP पूछ सकता है, परिभाषित करने के लिए इसमें पूछ सकता है। तो TCP का अर्थ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार का संभव करता है। इनका प्रयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। TCP की भूमिका डाटा के छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है और IP इन पैकेटों पर लक्ष्य स्थल का पता अंकित करती है, मतलब कहाँ भेजा जाना है। TCP इंटरनेट में उपलब्ध प्रोटोकॉल है। TCP/IP जो है वह इंटरनेट में उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिनके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइस के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। TCP/IP कंप्यूटर व नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन बनाने वाले प्रोटोकॉल्स का एक समूह होता है जिनके जरिए हम अपने मोबाइल और अन्य डिवाइस की मदद से इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। TCP/IP इम्प्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक समान होती है, अतः सभी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क TCP/IP द्वारा आपस में कनेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं। TCP/IP इंटरनेट में किसी भी डाटा को भेजने का एक माध्यम है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के जरिए ही कोई भी सूचना इंटरनेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। अब URL के परिभाषित करने के लिए आ सकता है किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट का पता पर जाना पहचाना उपयोग किया जाता है, उसे URL कहा जाता है। ये जो वर्णन करने का आएगा तो HTTP www सभी का वर्णन करना पड़ेगा। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। किसी भी पते का सामान्य रूप निम्न प्रकार होता है। यहाँ टाइप उस सर्वर का टाइप बताता है जिससे वह फाइल उपलब्ध है, और एड्रेस उस साइट का पता बताता है। उदाहरण के लिए एक वेब पोर्टल URL HTTP www.yahoo.com में HTTP सर्वर का टाइप है और www.yahoo.com उसका पता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो उसका URL पते की बॉक्स में टाइप किए जाते हैं। यदि कोई सर्वर टाइप नहीं किया जाता तो उसे HTTP मान लिया जाता है। हम इस वेब पेज का पाथ उसकी वेबसाइट की URL में जोड़कर उस वेब पेज के सीधे भी खोल सकते हैं। किसी वेबसाइट का पूरा URL इन सभी भागों के बीच में डॉट लगाकर जोड़ने से बनता है। केवल प्रोटोकॉल के नाम के बाद एक कोलन और दो स्लैश लगाए जाते हैं, जैसे HTTP कोलन लगा है स्लैश डबल स्लैश लगा www.yahoo.com। इंटरनेट के परिभाषित करने के लिए आ सकता है तो इंटरनेट एक ऐसा जाल है, नेटवर्क का एक, जिससे किस दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को एक साथ एक ही नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऐसा एक जरिया है जिसके किसी भी कंप्यूटर को हम किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में स्थित क्यों ना हो। इसलिए इंटरनेट का नेटवर्क भी कहा जाता है और नेटवर्क के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। और नेटवर्क की उत्पत्ति दो या दो से अधिक कंप्यूटर के संयोग से होती है। नेटवर्क की उत्पत्ति और कुछ नेटवर्क के समूह को इंटरनेट भी कहा जाता है। ब्राउज़र वेब ब्राउज़र एक प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट के द्वारा किसी भी वेबसाइट को कहीं पर भी मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब सर्वर से HTML कोड को फैच करके एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए होती है। वेब ब्राउज़र को हम ब्राउज़र भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र का प्रयोग इंटरनेट के द्वारा वेब पेज को एक्सेस करने के लिए होता है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को HTTP के द्वारा यूजर रीडेबल कोड में ट्रांसलेट करने हमारे सामने लाता है, जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं।
सर्वर ने सेव अभी जानकारी को यूजर और डिवाइस में डिस्प्ले कराने का काम ब्राउज़र का होता है। अब HTML पर टिप्पणी, यह सबसे मुख्य है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज को लिखने के लिए किया जाता है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा सन 1990 के दशक के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को प्रकाशित करने के लिए विकसित किया गया था। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो केवल उसी कंप्यूटर पर रन करती है जिस पर एक वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होता है। जिस सिस्टम पर एक वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी या अन्य कोई वेब ब्राउज़र उपलब्ध होता है, उसी पर यह रन करती है। यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है और किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जाता है। HTML की संरचना भी आ सकता है। तो संरचना इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम होगा एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML टैग होगा, पुनः हेड टैग होगा, उसके पश्चात हेड में टाइटल टैग होगा। टाइटल टैग में जो लिखा जाता है वह टाइटल बार में उपस्थित होता है आउटपुट, और उसके पश्चात हेड भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने से पहले एक स्लैश अवश्य लगा दिया जाता है, तभी क्लोज होगा। HTML और इसके पश्चात बॉडी आता है। बॉडी सबसे मुख्य है, इसी में सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार होता है। अब एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप डिक्लेरेशन को देखते हैं। प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट को एक बेसिक डिक्लेरेशन के साथ शुरू होना चाहिए जो उसके प्रकार की पहचान करता है। यह एक बहुत ही उपयोगी मेथड है जो ब्राउज़र को पहले से सूचित कर देता है कि वह किस प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में प्रक्रिया करने वाले हैं, जिससे उन्हें अपने प्रोसेसिंग सिस्टम को एडजस्ट करने में मदद मिले। DTD एक विशेष टैग डॉक टाइप का उपयोग करके एक इंसर्ट किया जाता है जो कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स प्रकार के लिए एक विशेष रूप लेता है। यह डिक्लेरेशन केवल डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग के समय होता है। HTML और /HTML को देखिए। HTML टैग ब्राउज़र को बताता है कि यह एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML टैग एक HTML डॉक्यूमेंट के रूप को रिप्रेजेंट करता है। HTML टैग अन्य सभी HTML एलिमेंट के लिए कंटेनर है। HTML डॉक्यूमेंट का पहला और अंतिम टैग है। यदि हम एक HTML डॉक टाइप एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें हम केवल HTML और /HTML लिखते हैं तो ब्राउज़र केवल एक खाली पेज दिखाएगा। मतलब इसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखने होंगे तभी आपको कुछ दिखाएगा। HTML यह बताता है कि लिखे जाने वाले प्रोग्राम मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं। हेड सेक्शन को ओपनिंग HTML कोड के तुरंत बाद में लिखा जाता है। इस कोड के अंतर्गत लिखी जाने वाली चीज़ें पेज में नहीं दिखाई देती। यह आंतरिक और प्रायः गोपनीय रूप से आपके पृष्ठ को सपोर्ट करती है। इस सेक्शन को भी ठीक HTML की भांति ही लिखा जाता है। इसमें भी एक ओपनिंग टैग हेड तथा एक क्लोजिंग टैग /हेड होता है जिसके बीच में एक सेक्शन के कोड डाले जाते हैं। इस सेक्शन में पेज का टाइटल जो कि ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, अन्य स्क्रिप्ट तथा पेज का स्टाइल कोड आदि रहता है। यहाँ पर प्रोग्राम देखिए लिखा गया डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML हेड, यहाँ टाइटल लिखा जाता है। यहाँ HTML सेक्शन के लिए कोड लिखे जाते हैं। ये सभी आपको लिखना है। तो टाइटल, अब टाइटल देखते हैं। टाइटल HTML हेड टैग के अंतर्गत पेज का टाइटल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसका लिखा जाना अनिवार्य नहीं है, किंतु इसके न लिखने से पेज का टाइटल बार सुना रहेगा, यानी कि कुछ उसमें नहीं दिखाया जाएगा। और प्रायः कई टैब ब्राउज़र में एक साथ खुले होने पर यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि हम किस पेज पर काम करना चाहते हैं। टाइटल टैग को दोनों हेड टैग के अंतर्गत लिखा जाता है। सबसे पहले ओपनिंग टाइटल टैग लिखने के बाद उसके अंतर्गत अपने पेज का संक्षिप्त शीर्षक लिखते हैं, फिर टाइटल टैग को बंद कर देते हैं। देखिए
सिंटेक्स। टाइटल टैग है माई फर्स्ट HTML पेज स्लैश टाइटल। जो स्लैश लगता है वह बताता है कि जो टैग है उसे क्लोज कर दिया गया है। बॉडी स्लैश बॉडी, यह सेक्शन ही वास्तविकता में आपका वेब पेज है। हम जो कुछ भी वेब पृष्ठ पर देखते हैं वो सभी बॉडी सेक्शन में ही लिखा जाता है। इस सेक्शन में हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाल सकते हैं। इस प्रकार डाली हुई हर चीज़ आपको आपके पेज पर दिखाई देती है। इसका प्रारंभ क्लोजिंग हेड टैग के ठीक बाद किया जाता है। इसका भी तरीका बिल्कुल वही है। सबसे पहले ओपनिंग बॉडी टैग लिखने के बाद पेज पर इच्छित वस्तुओं को कोडिंग की जाती है। इसके बाद बॉडी टैग को बंद किया जाता है और फिर HTML टैग को बंद कर दिया जाता है। इस तरह आपको पूरे पेज की आंतरिक संरचना कुछ इस तरह दिखाई देंगी। देखिए, इसमें प्रारंभ किया गया है एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML, उसके पश्चात HTML टैग, हेड टैग, उसमें टाइटल टैग, इसमें लिखा हुआ है जो वह टाइटल बार में उपस्थित होगा। उसके बाद हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग प्रारंभ होता है। बॉडी टैग जब क्लोजिंग होता है तो HTML भी क्लोज हो जाता है और इस प्रकार कोड समाप्त होता है और आउटपुट इसमें से निकलेगा हेलो वर्ल्ड, जो बॉडी टैग में लिखा है। आगे देखते हैं HTML के संस्करण। पहला देखिए HTML का पहला प्रमाणित संस्करण HTML 2.0 था। इसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के संरक्षण में सन 1994 में किया गया। इस संरक्षण में नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एक्सटेंशन उपलब्ध नहीं थे और यह टेबल्स और अलाइन एट्रीब्यूट को भी सपोर्ट नहीं करता था। दूसरा है सन 1995 में डेव रॉगेट के महत्वाकांक्षी प्रयासों के रूप में HTML के फीचर्स और सुविधाओं का अग्रिट्रेट संस्करण HTML3 विकसित हुआ। यद्यपि यह कभी पूर्ण और प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी इसमें अनेक फीचर्स को जोड़ा गया। इसके आधिकारिक संस्करण को HTML 3.2 के नाम से जाना जाता है। तीसरा है एक HTML का नया आधिकारिक संस्करण HTML 3.2। इसमें टेबल्स, इमेजेस, हेडिंग्स और अन्य एलिमेंट के अलाइन एट्रीब्यूट को जोड़ा गया। यह वर्तमान में एक सार्वभौमिक भाषा है और सभी वेब ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है। फिर भी इस नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एक्सटेंशन जैसे फ्रेम्स, एम्बेड और एप्लेट आदि उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए आवश्यक सपोर्ट HTML के नए संस्करण HTML 4.0 में उपलब्ध कराया गया। चौथा है HTML का वर्तमान आधिकारिक मानक HTML 4.01 है। इसमें अनेक एक्सटेंशंस के सपोर्ट उपलब्ध हैं। साथ ही अतिरिक्त फीचर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स, कास्केडिंग स्टाइल्स, अतिरिक्त टेबल, फॉर्म और जावास्क्रिप्ट एनहांसमेंट के लिए सपोर्ट उपलब्ध है। HTML एलिमेंट्स से क्या आशय है, इनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट 3 मूल से निर्मित होते हैं। एक ओपनिंग टैग, एलिमेंट का कंटेंट और अंततः क्लोजिंग टैग। यह सिंटेक्स है इसका। ओपनिंग टैग, एलिमेंट, कंटेंट, क्लोजिंग टैग। पी यानी कि पैराग्राफ। इसके अंदर जो लिखा है दिस इज ए पैराग्राफ, वो पैराग्राफ के रूप में उपस्थित होगा। प्रारंभिक टैग, टैग से संबंधित किसी फीचर को ऑन अर्थात प्रभावित करता है। प्रारंभिक टैग टैग से संबंधित किसी फीचर को ऑन करता है यानी कि ये, और समापन टैग उस फीचर को ऑफ करता है। समापन टैग के पहले एक स्लैश का चिन्ह लगाया जाता है। प्रारंभिक टैग को ओपनिंग टैग और समापन टैग को क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एक साथ एक एलिमेंट का निर्माण करती हैं। HTML टैग्स HTML के निर्देश होते हैं जिनको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और एक कैसे सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए हम इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों या दोनों के सम्मिश्रित रूप में लिख सकते हैं। HTML एलिमेंट के वर्गीकरण देखिए। HTML एलिमेंट का निम्नलिखित 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंटेनर एलिमेंट, प्रत्येक कंटेनर एलिमेंट का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। उदाहरण के लिए
हेड और स्लैश हेड, यानी कि कोई भी टैग जिसका ओपनिंग के साथ क्लोजिंग टैग भी हो, जैसे HTML, हेड, टाइटल, ये सभी एक कंटेनर एलिमेंट के श्रेणी में आएंगे। उदाहरण स्वरूप बी और स्लैश बी एक कंटेनर एलिमेंट हैं जिसके अंदर लिखा गया बोल्ड होकर प्रदर्शित होगा। एम्प्टी एलिमेंट के ओपनिंग टैग तो होते हैं परंतु क्लोजिंग टैग नहीं होता है। उदाहरण के लिए BR जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है और HR हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्प्टी एलिमेंट के कुछ फीचर से होते हैं जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं और इन्हें टैग नेम के साथ एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने के अत्यंत चांस हैं। किसी वेब पेज को बैकग्राउंड का निर्धारण करना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेक्शन हेडिंग का वर्णन कीजिए, इसको भी आपको पढ़ना है। और HTML में टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए किन्हीं 3 टैग के एट्रीब्यूट की सहित व्याख्या कीजिए। HTML में टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए किन्हीं 3 टैग्स के एट्रीब्यूट की सहित व्याख्या कीजिए। अगला है लॉजिकल स्टाइल टैग एंड फिजिकल स्टाइल टैग। ये लोग आप पढ़ लीजिएगा। HTML डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करना, मतलब HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना, जोड़ना, यह भी पढ़ना है आपको। टेबल एलिमेंट के विभिन्न एट्रीब्यूट के प्रयोगों को समझाइए। फॉर्म क्या है और फॉर्म ये है, फॉर्म नहीं है। किस प्रकार बनाया जाता है। रेडियो बटन, चेक बॉक्स के बारे में वर्णन और अंतर। HTML इवेंट संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। XHTML से आप क्या समझते हैं, इसे क्रिएट करने के मुख्य कारण क्या हैं, यह भी आपको पढ़ना है। और यह भी महत्वपूर्ण है। CSS पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। CSS सिलेक्टर, जिसमें हमें पढ़ना ID एंड क्लास सिलेक्टर, यह आ सकता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनेट स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट की विवेचना कीजिए, यह भी 5 अंक का आ सकता है। निम्न की व्याख्या कीजिए। ग्रुपिंग सिलेक्टर, इम्प्लीमेंटिंग CSS, JPEG, GIF, PNG पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और भी हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।